तो किसान आंदोलन का आज 80वां दिन है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ उसके बाद लगा कि आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने गाजीपुर बॉर्डर को एकदम से लाइमलाइट में ला दिया। टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में एक नई जान सी फूंक दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास टिकैत का तोड़ है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है मेरे सहयोगी पंकज झा ने पंकज का पंच में। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। लाल किले पर गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ उससे देश में आक्रोश की एक ज्वाला उमड़ी। पार्टी लगी किसान को बर्बाद करने बल्कि नहीं छोड़ने। तो क्या उसी रात किसान नेता टिकैत के आंसुओं ने उस ज्वाला को भड़कने से पहले ही बुझा दिया? जिसको वोट दिया उसने गद्दारी की। बीजेपी की बात करो। मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने भावुक हो रहा है। मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। क्या उसने उत्तर प्रदेश और आस पड़ोस के कई राज्यों की किसान राजनीति और सत्ता की सियासत के समीकरण बदल दिए या बदल सकते हैं? 26 जनवरी को लाल किले पर हंगामे के बाद पूरा देश आहत था। लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। सवाल देश के मान सम्मान और सरकार के इकबाल का था। ऐसा लग रहा था शायद किसान आंदोलन अकाल मौत मर जाएगा, लेकिन तभी राकेश टिकैत के आंसू किसान आंदोलन के लिए दो बूंद जिंदगी की तरह काम कर गए। देखते ही देखते राकेश टिकैत जाटों के बहुत बड़े नेता बन गए। पूरा फोकस गाजीपुर बॉर्डर पर ही शिफ्ट कर गया। जब तक किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा तक सीमित था, बीजेपी के लिए सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था। लेकिन जैसे ही आंदोलन की आंच यूपी तक पहुंची, बीजेपी नेताओं के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले राकेश टिकैत के आंसुओं ने तो आग में घी का काम किया। जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बड़ा प्रचलित मुहावरा है घड़ियाली आंसू बहाना। पता नहीं ये मुहावरा कब और कैसे बना, लेकिन ये सच है कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल नेताओं के लिए होता है। क्या सच में नेताओं का दिल दुखता है या फिर वे ये सब दिखावे के लिए करते हैं? राकेश टिकैत की आंसुओं के भी तरह तरह के मतलब निकाले गए। रोए राकेश टिकैत, आंसू उनके छलके। लाल किले वाली घटना से जो किसान सकते में थे, उन्हीं किसानों के आक्रोश को टिकैत के आंसुओं ने चिंगारी दे दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आने लगे। जय किसान, देश हमारा, हिंदुस्तान। उनका हुजूम उमड़ा, उनकी ताकत दिखी, तो इसमें सियासत भी अपने लिए संभावनाएं टटोलने लगी। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। ये राजनीतिक धार तो देना पड़ेगा। ये देश राजनीतिक फैसले से ही चलता है। सरकारों में इन लोगों ने चयन किया, जनता ने चयन किया, तब सरकार बनी। आज ये सरकार से नाराज हैं, सरकार से इनकी मांग है। अगर सरकार उन बातों को नहीं मानती तो फिर इन्हें राजनीतिक फैसला लेकर ही सरकार को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी भूमिका है। हम किसान पंचायत का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को एहसास हो कि कितनी दूर तक ये मुद्दा फैल चुका है और इससे किसान संगठनों को भी बल मिल रहा है। मौका मिला तो उन आंसुओं से वोटों की फसल सींचने की तैयारी विपक्ष ने शुरू कर दी। राहुल, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी सुपर एक्टिव हो गए। उन्हें लगा यही मौका है बीजेपी के खिलाफ चौका लगाने का। पिछले 7 साल यूपी में विपक्ष के लिए अकाल जैसा ही रहा है। अगले साल यहाँ विधानसभा के चुनाव है। किसान के नाम पर जाट और मुसलमान को एकजुट कर बीजेपी का किला ढाने की नीति और रणनीति बनने लगी, लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ ढूंढ निकाला है। आज की बीजेपी को तो वैसे भी हारी हुई बाजी जीतने का हुनर खूब आता है। संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका मैसेज भी दे दिया।
ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी ने अपनी नीति और नीयत साफ कर दी है। वे किसानों के खिलाफ न कुछ करेंगे न कुछ कहेंगे, लेकिन उनके आंदोलन के बहाने पॉलिटिक्स करने वालों का खेल जरूर खराब करेंगे। पूरी कोशिश एक माहौल बनाने की है जिससे ये मैसेज जाए कि विपक्ष किसानों को भड़काकर अपनी दुकान चमकाना चाहती है। इसका असर भी होने लगा है। 2022 में चुनाव लड़ने वाले आंदोलन है। 2022 में चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी में। हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं लड़ेंगे ना, हमें तो घोषणा कर दीजिए। घोषणा कर दी, ना चुनाव लड़ेंगे, ना किसी कैंपेन करेंगे, ना किसी के बारे में कहेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे तो बगल ही रहना चाहिए। मैं लड़के देख लिया ना, चुनाव बीमारी है ना, मान रहे हैं ना, बीमारी। राकेश टिकैत अभी किसी को अपना कंधा देने के मूड में नहीं है। उनके लिए तो मुंबई से लेकर पंजाब तक की पार्टियों ने पलक पावड़े बिछाए थे। उनके आंसू पोंछने के लिए तो विपक्षी नेताओं में होड़ मची। आंदोलन जीवी हैं, मैं उनको क्या कहूं? सुप्रिया सुले, कनिमोझी, मनीष सिसोदिया, सुखबीर सिंह बादल, जयंत चौधरी, लंबी लिस्ट है। राकेश टिकैत ने तो विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने अब तक एक भी शब्द पीएम नरेंद्र मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं बोला है। वे हरियाणा में किसान पंचायत कर रहे हैं, महाराष्ट्र और पंजाब भी जाएंगे, लेकिन यूपी का कोई प्लान नहीं है। जो हाल यूपी के पूर्वांचल में ब्राह्मणों का है, ठीक वैसी ही ताकत पश्चिमी यूपी में जाटों की भी है। वे चुनाव में किसी का भी बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। वे चुनाव में किसी के लिए या फिर किसी के खिलाफ माहौल बनाते रहे हैं। इसीलिए वे वोट दें या फिर ना दें, लेकिन इनकी दुश्मनी ठीक नहीं है। जाट बिरादरी की इस ताकत को सियासत जानती और समझती है। यूपी में किसान आंदोलन धीरे धीरे जाट आंदोलन बनता जा रहा है। बात कहीं बिगड़ न जाए, इसीलिए पार्टी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। बीजेपी के पास इसका पुराना अनुभव है। अब हम आपको 4 साल पीछे ले चलते हैं। बात साल 2017 की है। यूपी में चुनाव चल रहा था। हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के बहाने यूपी के जाट नाराज चल रहे थे। अमित शाह तब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। दिल्ली में चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर जाट नेताओं की बैठक हुई। तब अमित शाह के एक सवाल ने सभी जाट नेताओं को अपना बना लिया था। उन्होंने पूछा था, अगर आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो फिर किसे वोट देंगे? इसे पीएम नरेंद्र मोदी के संसद में कही गई इस बात से समझिए। जहां इनकी सरकारें हैं अलग अलग, जो सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया भी है। और हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। अब आप पश्चिमी यूपी में किसान फैक्टर को समझिए, जिसमें जाट सबसे अहम होते हैं। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 140 सीटें। इन सीटों पर जाट और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। इन पर नजर कांग्रेस की भी है और जयंत चौधरी की भी। पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में जाटों का वोट बीजेपी की तरफ झुका था। इसके कारण कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही नीलवटे सन्नाटा हो गए। जाटों में बीजेपी का असर कितना था, इसे इस बात से समझिए कि आज केंद्र सरकार के सामने तन कर खड़े राकेश टिकैत ने भी चुनाव में वोट बीजेपी को ही डाले थे। मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने फिर भावुक हो रहे हैं। भावुक हो रहा है, मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। और तब से अब तक टिकैत का कद अचानक बहुत बढ़ गया है। जयंत को डर इस बात का भी है कि कहीं राकेश टिकैत जाटों के सबसे बड़े नेता न बन जाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनकी राजनीति का सत्यानाश हो जाएगा।
इसीलिए वे जाट और मुसलमान को एकजुट करना चाहते हैं। इसी चाहत में नमक की कसम खा ली, वो भी गंगा जल लेकर। जब तक किसान के पक्ष में ये बोलते नहीं, या तो अपने पार्टी को मना ले, अपने मुख्यमंत्री को मना ले, अपने नेताओं को मना ले, प्रधानमंत्री को मना ले और ये पीछे हट जाओ, या वे आपकी बात मान ले। बताओ, दोनों छोड़ के बैटिंग नहीं कर सकते, बैटिंग एक तरफ ही करनी पड़ेगी, एक ही तरफ बैटिंग करनी पड़ेगी। जो किसान के साथ नहीं, वो देश का गद्दार है, देश के साथ नहीं होता। प्रियंका गांधी को भी लगा यही मौका है, बस चल पड़ी पश्चिमी यूपी के दौरे पर। सहारनपुर में इमरान मसूद ने उनके लिए भीड़ भी जुटा ली। कांग्रेस भी मुस्लिम और जाट वोट के जुगाड़ में जुटी है। किसान पंचायत तो बस बहाना है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, वो देशभक्त नहीं है। वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता जो किसान के दिल को नहीं पहचान सकता। इस देश को किसान ने बनाया है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से पश्चिमी यूपी की राजनीति का हिसाब किताब बदल गया है। इन दंगों में 62 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद से जाट और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस इलाके में बीजेपी अब सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी अपनी ये ताकत किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती। इसी ताकत के दम पर अखिलेश यादव, मायावती और आरएलडी के गठबंधन को पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने धूल चटा दी थी। आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हार गए थे, लेकिन बदले हालात में जाट वोट कहीं बिदक न जाए, इसीलिए बीजेपी नए प्रतीकों के सहारे जाट बिरादरी के मन तक पहुंचना चाहती है। आखिर इसी मन से तो ईवीएम का बटन भी दबेगा। शुरुआत आगरा से हुई है, जहां वीर गोकुल सिंह जाट के नाम पर चौक और एक सड़क का नाम होगा। ब्रज के ऐसे शिरोमणि, ब्रज के ऐसे भूषण, ब्रज के ऐसे बलिदानी और ब्रज के ऐसे एक अमीर शहीद, अमर शहीद गोकुला जाट की भव्य प्रतिमा फुब्बारे के चौराहे पे लगेगी, ये घोषणा मेयर नवीन जैन साहब ने की है। वीर गोकुल सिंह जाट ने मुगल शहंशाह औरंगजेब के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। बीजेपी को तलाश ऐसे ही नाम और चेहरों की है, जिससे मुसलमान और जाट समाज में दूरियां कभी खत्म ना हो। अब पश्चिमी यूपी के हर जिले में ऐसे प्रतीकों की तलाश की जा रही है, जिनके बहाने बीजेपी अब जाटों को अपना बनाने का ताना बाना बुन सके। पार्टी ने अपने जाट नेताओं को इस काम में लगा दिया है। मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान, फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर, बागपत के सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह को इस काम में लगाया गया है। योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और चौधरी भूपेंद्र सिंह भी इन दिनों इसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अभी माहौल बीजेपी के लिए थोड़ा खराब है, लेकिन चुनाव आते आते अच्छा हो सकता है। बीजेपी को इससे घाटा की एक कंडीशन तो बन रही है, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं कि चुनाव आते ही जो लॉयल्टीज़ हैं वो पार्टीगत हो जाती हैं। तो ये जो अभी एक बद्ध समुदाय दिख रहा है किसान, वो शायद न रहे और बीजेपी का जो अपना जाट बेस है वो भी अपनी तरह से काम करना शुरू करे। लेकिन हाँ, जयंत चौधरी और इस तरह के जो अजीत सिंह की पार्टी है उसको भी थोड़ा इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी अपने जाट बेस को रिटेन करना है। बीजेपी के मोदी शाह युग में कई पुराने राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए। इसके बदले नए जिताऊ जातिगत फॉर्मूले बना लिए गए हैं। पश्चिमी यूपी में जाट बिरादरी के मुकाबले गुर्जर, सैनी, लोध, बघेल, कश्यप जैसी जातियां एकजुट होकर नई ताकत बन गई। राजनीति में हम जैसा देखते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं, कई बार सच वैसा नहीं होता। एक और एक मिलकर 2 तो कई बार 11 भी बन जाते हैं। यूपी की सियासत में इस तरह की होनी और अनहोनी का मैं गवाह रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ABP News,
आपको रखे आगे।